स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम 10.3 जो है वो कल स्टार्ट कर चुके थे। 10.3 से पहले के जितने भी गुणधर्म थे, 7 गुणधर्म मैंने कल आपको करवाए थे। उम्मीद करता हूँ कि वो सातों गुणधर्म आपको समझ में आ गए होंगे और जब हम प्रश्नावली करेंगे तो उसमें जब वो सारे गुणधर्म हम लोग अप्लाई करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। अभी बच्चों हम कुछ और गुणधर्म यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण समाकलन अभी और बाकी हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आप उनको और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बच्चों, गुणधर्म के बाद में अब मैं यहाँ पे आपको एक विशेष गुणधर्म के बारे में बता रहा हूँ और इस गुणधर्म को बोलते हैं x के निष्कासन का नियम। विशेष गुणधर्म है और इस गुणधर्म को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है ये गुणधर्म? x के निष्कासन का नियम। क्या होता है बच्चों इसके अंदर? देखो बच्चों, कई बार हमारे पास इंटीग्रेशन का जो प्रारूप है वो इस प्रकार से आता है कि किसी भी फलन के साथ x जो है वो गुणा में आता है और मुझे अगर वहां से x को एलिमिनेट करना है, निष्कासित करना है, तो उसके लिए मुझे आगे किस प्रकार का परिवर्तन करना होगा? गुणधर्म के अनुसार मुझे क्या परिवर्तन करना होगा कि वहां से वो x जो है वो एलिमिनेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, इसको पहले समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हमारे पास समाकलन है यहाँ पे x sin x और यहाँ पे लिमिट दे रखी है आपको 0 से π/2। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो आप इसका इंटीग्रेशन कौन से मेथड से करेंगे? आप यहाँ पे 2x के पद को देखकर आप सिंपल यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करके खंडशः समाकलन विधि से आप इसका समाकलन करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कम से कम 5-6 चरण से होकर आप लोग गुजरेंगे। लेकिन बच्चों, अगर आपके पास ऐसा कोई नियम हो जिससे आप इस x को यहाँ से निष्कासित कर दो, केवल आपके पास एक ही पद बचे sin x, तो सोचिए कि उस sin x का इंटीग्रेशन कितना आसान हो जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन केवल माइनस cos x होता है और वहां पे हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या ऐसा कोई नियम है, ऐसा कोई गुणधर्म है कि मैं वहां से x को हटा सकूं? ध्यान रहे, फलन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है लेकिन उसके साथ गुणा में x ही होना चाहिए, क्योंकि ये नियम जो है वो x के निष्कासन का नियम है, इसलिए किसी भी फलन के साथ x का होना अनिवार्य है। तो अगर यहां से x निष्कासित हो जाता है तो ये इंटीग्रेशन गुणधर्म के अनुसार माना जाएगा और ये मात्र एक स्टेप के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जहां आप 5-6 चरण से होकर गुजर रहे थे, अब आपको केवल वहां पे एक ही चरण से काम बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहां से x के निष्कासन की कुछ शर्तें हैं और वो शर्त क्या है वही ये गुणधर्म आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। आप समझिए, अगर आपके पास कोई फलन x fx के रूप में है, जहां पे fx के स्थान पे कोई भी फलन हो सकता है, लिमिट a से b कुछ भी हो सकती है, तो यहां पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, x के निष्कासन के लिए इस कंडीशन का सेटिस्फाई होना अनिवार्य। कंडीशन क्या है कि जो फलन fx आपको दिया हुआ है उसमें अगर x के स्थान पे आप दोनों लिमिट को जोड़कर x माइनस करते हो, अर्थात x को आप a + b - x से प्रतिस्थापित करते हो और फलन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ही यहां पे x का निष्कासन संभव होगा, अन्यथा उस क्वेश्चन में x का निष्कासन संभव नहीं होगा। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों। फिर से समझ लीजिए, अगर दिए गए फलन में आपके सामने जो सवाल आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा। अगर दिए गए फलन में x को छोड़कर दिए गए फलन में x के स्थान पर आप दोनों लिमिट को जोड़कर x माइनस करते हो और फलन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ही आप यहां से x का निष्कासन कर सकते हैं। और फिर हमें क्या करना होगा? आपको सिंपली क्या करना होगा? दोनों लिमिट को जोड़कर 2 का भाग देना है। ध्यान से समझिए, x का निष्कासन पहले तो ये देखना है कि संभव है कि नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो x का निष्कासन संभव है, और फिर जब x का निष्कासन संभव है तो हम उसको किस तरह से निष्कासित करेंगे? दोनों लिमिट को जोड़कर 2 का दे देंगे भाग, लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, x हो जाएगा निष्कासित और वहां केवल वो फलन बचेगा fx dx। अब देखिए बच्चों के एग्जांपल से आप लोग समझिए इसको। जैसे मेरे पास यहाँ पे लिमिट है 0 से π, फलन है मेरे पास यहाँ पे x sin x। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे x को छोड़कर जो फलन है वो यहाँ पर है sin x। क्या दिया हुआ है? sin x। अगर sin x में x के स्थान पर मैं परिवर्तन लेता हूं, क्या परिवर्तन? a + b - x यानी कि 0 + π - x यानी कि π - x। तो sin π - x जो होता है, sin 180 - थीटा जो होता है वो sin थीटा ही होता है, तो यहां पे sin x वापस आएगा। इसका मतलब यहां पे ये रूल फॉलो हो गया कि यहाँ fa + b - x करने पर मुझे वापस fx प्राप्त हो रहा है, तो यहां से x का निष्कासन पहले तो संभव होगा
और x निष्कासित किस प्रकार से होगा, यहाँ पे दोनों लिमिट को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे 0 + π/2 यानी कि π/2 आएगा। लिमिट 0 से पाई रहेगी और यहाँ पे केवल sin x बचेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे sin x का जो इंटीग्रेशन है वो बहुत आसान है, केवल -cos x होता है और उसके बाद में आपको केवल लिमिट अप्लाई करनी है। जबकि यहाँ पर अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते तो आपको फर्स्ट और सेकंड यानी कि खंडशः समाकलन की विधि लगानी पड़ती, लेकिन x का निष्कासन होने से यानी गुणधर्म अप्लाई करने से ये इंटीग्रेशन इस शॉर्ट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कुछ ही चरणों में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यों आवश्यकता पड़ती है x के निष्कासन की, आप समझ गए होंगे। बड़े सवाल को छोटे रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें इन गुणधर्मों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें ये एक विशेष गुणधर्म है जिसको हम x के निष्कासन का नियम कहते हैं। और ये नियम कब लागू होता है और किस प्रकार से लागू होता है, ये दोनों बातें मैंने आपको समझा दी और जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। अब देखिए बच्चों, मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ देखिए बच्चों, इस विशेष गुणधर्म का मैंने यहाँ पे जो इंटीग्रेशन मुझे यहाँ पे दिया गया है, इस इंटीग्रेशन को मैं यहाँ पर i के इक्वल लेके चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को i के इक्वल लेके चल रहा हूँ। लिमिट a से b x f(x) और यहाँ पर है dx, ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई कर रहा हूँ इस समाकलन में, गुणधर्म नंबर 4, और आपको वो सारे गुणधर्म नंबर वाइज याद होने चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर गुणधर्म नंबर 4 से, गुणधर्म नंबर 4 क्या कहता है कि यदि हम x को a + b - x से प्रतिस्थापित करते हैं तो फलन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उस समाकलन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई कर रहा हूँ, जिसके अनुसार मुझे जहां जहां x है वहां पे मुझे a + b - x से मुझे इसको प्रतिस्थापित करना है। तो इस x के स्थान पे a + b - x आ गया, आगे भी f(x) के स्थान पे यहाँ पे a + b - x आ जाएगा और यहाँ पर आएगा dx। अब देखिए बच्चों, चूंकि कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन हमें ये दी हुई है कि यदि fa + b - x जो है वो fx के बराबर हो, तो चूंकि fa + b - x जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, fx दिया है, ये हमें दिया हुआ है। अतः देखिए बच्चों, अगर ये fa + b - x को मैं यहाँ पे fx की जगह प्रतिस्थापित करता हूँ, यहाँ पे fx प्रतिस्थापित करता हूँ, तो समाकलन में क्या परिवर्तन आएगा, i = लिमिट a से b a + b - x, और यहाँ पर a + b - x के स्थान पे आ जाएगा fx, क्योंकि ये मेरे को यहाँ पे गिवन है, दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों, मैं इसमें क्या परिवर्तन कर रहा हूँ, i = मैं fx को यहाँ पे पहले a + b से गुणा करूंगा, फिर fx को मैं x से गुणा करूंगा और इसको दो अलग अलग समाकलन में विभाजित करूंगा। तो देखिए बच्चों, पहले पार्ट में क्या आएगा, a से b, a + b को मैंने यहाँ पे fx से गुणा किया और ये मेरा पहला इंटीग्रेशन हो जाएगा -a से b, और ये x fx जो है यहाँ पे मेरा दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा उसी लिमिट के साथ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो सेकंड इंटीग्रेशन आया है ये वापस समीकरण नंबर 1 के अनुसार i के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर वापस क्या रखूंगा, i रखूंगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, i = यहाँ पर जो a + b है वो एक अचर राशि है जो कि इंटीग्रेशन से आ जाएगी बाहर, तो a + b तो आएगा इंटीग्रेशन से बाहर। यहाँ पर है a से b और यहाँ पर है फलन fx और dx, और यहाँ पर है माइनस का i। तो मैंने इसके स्थान पे वापस समीकरण नंबर 1 से i को रख दिया। अब ये -i इधर आकर बन जाएगा 2i, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास a + b लिमिट a से b फलन है यहाँ पे fx और dx। अब देखिए बच्चों, i का मान क्या आएगा, यहाँ से ये 2 चला जाएगा a + b के भाग में, तो यहाँ पर आ जाएगा a + b/2 लिमिट a से b fx और dx। तो देखा बच्चों, यहाँ पे i के इक्वल ये पार्ट आ गया, मुझे यही पार्ट यहाँ पे प्रूफ करना था, ये राइट हैंड साइड है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, किसी फलन में अगर x गुणा में दिया हुआ है किसी फलन के साथ, और अगर आपको वहाँ से x का निष्कासन करना है तो पहले तो इस शर्त का लागू होना आवश्यक है, और उसके बाद में उसको निष्कासित करने के लिए दोनों लिमिट को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे और वहाँ से x का निष्कासन कर देंगे, और आगे का इंटीग्रेशन हम नॉर्मल फलन की तरह कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे x के निष्कासन के नियम के बाद में अब हम लोग यहाँ पे एक मानक सूत्र जो है, मानक समाकलन जो है यहाँ पे प्रूफ करने जा रहे हैं।
काफ़ी महत्वपूर्ण समाकलन है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आप इसके ऊपर विशेष गौर करेंगे। लिमिट 0 से π/2 हो, लिमिट 0 से π/2 ही होना चाहिए। तो चाहे log sin x हो चाहे log cos x हो, इसका इंटीग्रेशन -π/2 log 2 होता है। क्या होता है? -π/2 log 2। अगर आप यहां से माइनस को हटाना भी चाहो बच्चों तो log के गुणधर्म से वो 2 के इनवर्स में लग जाएगा और यहाँ पे 2 के इनवर्स का मतलब 1/2 से होता है। तो यहाँ से माइनस हटाकर हम इसको π/2 log 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही पार्ट हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, फिर से समझ लीजिए फॉर्मेट कैसा होना चाहिए इंटीग्रेशन का, 0 से π/2 ही होना चाहिए। और यहाँ पे log sin x या log cos x में से कोई फलन हो तो उसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन मानक समाकलन से -π/2 log 2 या π/2 log 1/2 लिख सकते हैं। फिलहाल हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण मानक समाकलन है। तो इसका प्रूफ आप बड़े ध्यान से समझिएगा, इसमें लगभग सभी गुणधर्मों का जो है वो इस्तेमाल होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे किस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। यहां पे देखिए बच्चों, मैं log sin x लेके चल रहा हूं, 2 स्टेप के बाद में log cos x आ जाएगा। चाहे आप log cos x लेके चले, 2 स्टेप के बाद में log sin x आ जाएगा, वो आप अभी समझ जाएंगे। देखिए बच्चों, मैंने यहां पे माना कि i इक्वल्स टू log sin x जो है वो मैंने किसके इक्वल ले लिया, i के इक्वल, जो 0 से π/2 और यहां पर log sin x और dx है। और ये हो गया बच्चों यहाँ पे समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे गुणधर्म नंबर 4 जो है वो अप्लाई कर रहा हूं। कौन सा गुणधर्म? गुणधर्म 4 से समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। गुणधर्म 4 क्या कहता है? 0 से b, जो विशेष स्थिति मैंने आपको बताई थी, 0 से b की लिमिट हो तो x को मैं b माइनस x से प्रतिस्थापित कर सकता हूं। कहने का मतलब यहां पे मैं x को π/2 माइनस x से प्रतिस्थापित करूंगा तो यहां पे i इक्वल्स टू आएगा 0 से π/2 और ये हो जाएगा यहां पे log sin π/2 माइनस x। तो मैंने x को किससे प्रतिस्थापित कर दिया? π/2 माइनस x dx से, जिससे इंटीग्रेशन के मान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा बच्चों? ऐसा करने से यहाँ पे जो log sin x था अब वो बन जाएगा यहाँ पे log cos x में। क्यों? क्योंकि sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। और ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों, याद रखना, जब भी हम गुणधर्म नंबर 4 यूज करते हैं किसी भी फलन में तो हम वहां पे उससे पहले वाली समीकरण को और फलन में गुणधर्म नंबर 4 के बाद में जो परिवर्तन से जो समीकरण प्राप्त हुई है उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं यह समीकरण नंबर 1 में 2 को ऐड कर रहा हूं, समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 को जोड़ रहा हूं। तो देखिए बच्चों, कैसे इनका योग करेंगे। i में जब i को जोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2i और जब इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ पे देखिए लिमिट 0 से π/2 दोनों ही पार्ट में कॉमन आएगी और log sin x में जोड़ना पड़ेगा मुझे यहाँ पे log cos x को। तो log sin x में मुझे किसको जोड़ना होगा? log cos x को। और आप अच्छे से जानते हैं बच्चों, log के गुणधर्म से अगर 2 पद यहाँ पे, log के 2 पद अगर यहाँ प्लस के साथ आए हैं तो ये दोनों ही पद जो है वो आपस में गुणा में चले जाएंगे। तो ये बन जाएगा यहाँ पे log sin x इंटू में cos x। तो देखिए बच्चों, जो log sin x और प्लस log cos x दिया हुआ था वो log के गुणधर्म से log sin x इंटू cos x में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे जो sin x cos x आया है, एक बार इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम log sin x लेके चले और 2 स्टेप के बाद में log cos x बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे log cos x लेके चलता तो 2 स्टेप के बाद में यहाँ log sin x आता। वैसे ही दोनों को जोड़ते तो इस पद से दोनों ही आपस में इक्वल हो जाते। तो दोनों की जो शुरुआत है वो बिल्कुल सेम रहेगी बच्चों। इसलिए यहाँ पे आप चाहे log sin x लिखो चाहे log cos x से शुरुआत करो, इस पद से दोनों आपस में इक्वल आना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे log sin x cos x आ गया। अब देखिए बच्चों, अगर मैं sin x cos x को 2 से गुणा करके 2 से भाग दे दूं तो ये जो 2 sin x cos x है वो sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे क्या परिवर्तन लिया बच्चों? जो यहाँ पे sin x cos x है मैंने इसको 2 से गुणा किया, ये बन गया यहाँ पे 2 sin x cos x और बट्टे में यहाँ पर आने वाला है 2 और यहाँ पर आएगा dx। और इस परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि ये sin 2x का बन जाएगा फॉर्मूला। तो देखिए बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ पे 0 से π/2
यहाँ पर हो जाएगा log sin 2x, sin 2x और बट्टे में आएगा 2 और यहाँ पर आएगा dx। अब देखिए बच्चों हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 2i इक्वल्स टू यहाँ पे log के गुणधर्म से दो पद अगर भाग में हो तो वो चले जाते हैं माइनस में। जब मैं इन दोनों ही log के पदों को माइनस में भेजूंगा तो वो दो अलग अलग समाकलन में विभाजित हो जाएंगे, जिसमें पहले पार्ट में आएगा 0 से π/2 log sin 2x और दूसरे पार्ट में आएगा 0 से π/2 log 2। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा स्टेप। यहाँ पे जो log sin 2x बटे 2 था, मैंने इसको log sin 2x माइनस का log 2 में इसको कन्वर्ट कर दिया और दोनों ही पदों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों ये आएगा 2i, यहाँ पर इसको मैं ले लेता हूँ एक बार i1 और ये हो जाएगा बच्चों माइनस log 2 तो आ जाएगा बाहर और यहाँ पर केवल dx बचेगा और dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो केवल x होता है और यहाँ पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से π/2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 2i इक्वल्स टू जो है वो i1 माइनस, और जब मैं यहाँ पे अपर लिमिट x के स्थान पे π/2 रखूंगा तो मेरे को केवल π/2 ही मिलेगा। माइनस के साथ लोअर लिमिट 0 लगाने से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और log 2 यहाँ पे अचर राशि बाहर थी वो एज इट इज रहेगी और यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 3। तो हमने इस पद का तो कर दिया समाकलन और इस इंटीग्रेशन को मैंने यहाँ पे i1 ले लिया और अब इस i1 का मैं यहाँ पे अलग से समाकलन करूँगा। तो i1 वाला पार्ट देखिए बच्चों 0 से π/2, यहाँ पर है log sin 2x dx। मैंने बच्चों यहाँ पे माना कि जो 2x है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल है, जिससे मुझे यहाँ पे 2 dx बराबर, या यूं कहें कि dx बराबर जो है मुझे dt बट्टे 2 यहाँ पे प्राप्त होगा। और अगर मैं यहाँ पे लिमिट में परिवर्तन करना चाहूँ तो जब मैं यहाँ पे x बराबर 0 लेता हूँ तब मुझे यहाँ पे t बराबर 0 ही प्राप्त होगा और जब मैं यहाँ पे x बराबर π/2 लेता हूँ तब मुझे यहाँ पे t बराबर पाई प्राप्त होगा। जैसे मैं यहाँ पे x के स्थान पे π/2 रखूंगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो मुझे t का मान यहाँ पे पाई प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब बच्चों जो लिमिट 0 से π/2 थी अब वो 0 से पाई में कन्वर्ट हो जाएगी और जो log साइन के आगे जो 2x था वो यहाँ पे t में कन्वर्ट हो जाएगा और जो dx है उसके स्थान पे आएगा dt और डिवाइड बाई 2 वाला पार्ट आ जाएगा बाहर। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ गुणधर्म नंबर 1 और वो गुणधर्म क्या कहता है कि किसी भी चर राशि t को हम x में बदल सकते हैं और x को हम t में बदल सकते हैं और ऐसा करने पे लिमिट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे गुणधर्म नंबर 1 से बाहर तो 1/2 रहेगा ही रहेगा, 0 से पाई लिमिट और ये जो log sin t dt है ये बन जाएगा यहाँ पे log sin x और dx में। और बच्चों हम इसमें क्या परिवर्तन करेंगे, i1, ये यहाँ पे i1 है, i1 इक्वल्स टू 1/2 बाहर रहेगा और यहाँ पे लिमिट देखिए बच्चों जो 0 से पाई है, क्या मैं इसको 2 इंटू में π/2 लिख सकता हूँ, 2 इंटू में π/2 और यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं log sin x एज इट इज। ऐसा क्यों किया बच्चों, मुझे यहाँ पे लिमिट बनानी है 0 से π/2 और ऐसा करने पर ये पूरा फलन इस समीकरण नंबर 1 के अनुसार हो जाएगा, जिसको मैं यहाँ पर i के इक्वल वापस मान सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको i क्यों नहीं मान सकता, क्योंकि यहाँ पे लिमिट 0 से π/2 है और यहाँ पे लिमिट 0 से पाई है। तो लिमिट 0 से पाई को 0 से π/2 में कैसे बनाया जाएगा आप ध्यान से समझिए। मैंने यहाँ पे इस पाई को लिख दिया 2 इंटू में π/2, तो 2 से 2 कटेगा, पाई बचेगा। लेकिन अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो लिमिट है वो कौन से रूप की बन गई, यानी कौन से गुणधर्म की आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, कौन सा गुणधर्म आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे 0 से 2a, इस π/2 को a मानिए, 0 से 2a वाला गुणधर्म यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। 7वां गुणधर्म, गुणधर्म नंबर 7। गुणधर्म नंबर 7 क्या कहता है, गुणधर्म नंबर 7 ये कहता है बच्चों कि यदि इंटीग्रेशन में 0 से 2a का रूप हो, फलन हो यहाँ पे fx और dx, और अगर आपको यहाँ पे x में, अगर आप x में 2a माइनस x करते हो, अगर आप x को 2a माइनस x करते हो और वापस आपको यहाँ पे fx प्राप्त होता है, तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 2 तो आ जाएगा पहले और यहाँ पे लिमिट 0 से a बन जाएगी और यहाँ पे फलन जो है वो fx dx रहेगा। तो क्या ये नियम यहाँ पे लागू हो रहा है, यानी यहाँ पे x को 2a माइनस x करने पे fx आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए बच्चों इस संदर्भ में हम समझेंगे कि क्या यहाँ पे x को
पाई को आप पूरे 2a के रूप में समझिए, क्योंकि मैंने पाई को ही 2a के रूप में बदला है, तो यहाँ पे 2a पूरा कौन होगा, पाई ही कहलाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे x को पाई माइनस एक्स में कन्वर्ट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे x को साइन के आगे जो x दे रखा है लोग साइन x में, x को अगर मैं यहाँ पे पाई माइनस एक्स करता हूँ तो मुझे यहाँ पे लोग साइन x ही प्राप्त होता है, क्योंकि साइन x और से माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे फलन में x के स्थान पर 2a माइनस एक्स करने पे फलन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पे गुणधर्म नंबर 7 जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे किस प्रकार से आपके पास पद आएंगे, यहाँ पे I1 इक्वल्स टू ये जो 2 है वो बाहर गुणा में आएगा, और जैसे ये 2 बाहर गुणा में आएगा वो 1/2 से हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ लिमिट बचेगी 0 से π/2 और ये बन जाएगा यहाँ पे log sin x dx, और 0 से π/2 log sin x समीकरण नंबर 1 से i के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों I1 इक्वल्स टू आ जाएगा i, और जैसी मैं ये वैल्यू रखता हूँ समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 से, तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या परिवर्तन आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे 2i इक्वल्स टू i माइनस π/2 log 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 2i में से i को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा i, और यहाँ पर बचेगा माइनस का π/2 और log 2, और इस प्रकार से हमारा ये मानक सूत्र जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे log sin x dx के स्थान पे हमने क्या प्रूफ कर दिया, माइनस का π/2 log 2। अब अगर आप यहाँ से माइनस को हटाना चाहो तो वो यहाँ पे 2 के ऊपर इनवर्स के रूप में लगेगा, तो ये 2 यहाँ पर 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से माइनस हट जाएगा, तो यहाँ से π/2 log 1/2 भी प्रूफ किया जा सकता है। तो देखा बच्चों हमने इसको किस प्रकार से प्रूफ किया, इसके ऊपर आपको निश्चित तौर के ऊपर अच्छा अभ्यास करना होगा, और ये सबसे महत्वपूर्ण मानक समाकलन है जिसका उपयोग सवाल के बीच बीच में कई जगह पे आपको करना पड़ेगा, और इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। देखिए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे प्रश्नावली 10.3, और 10.3 प्रश्नावली को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी में से जो है वो 6 नंबर के क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिमिट है -2 से 2, और यहाँ पे फलन है मापांक का फलन है 2x + 3। तो देखिए बच्चों मुझे इस मापांक फलन का समाकलन करना है। अभी तक आपने मापांक फलन का समाकलन आपने फेस नहीं किया बच्चों। मापांक फलन के समाकलन को करने के लिए पहले यहाँ से मापांक के चिन्ह को हटाना अनिवार्य है, और मापांक फलन की खासियत आप जानते हैं, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मापांक फलन x के जिस मान पर 0 होता है उसके बाईं तरफ यानी लेस देन, उस वैल्यू के लेस देन की तरफ जो है वो तो नेगेटिव रहता है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू यानी उस बिंदु के दाईं तरफ जो है वो पॉजिटिव रहता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 2x + 3 जो है वो x के किस मान पे 0 आप रफली चेक कर सकते हैं। आप 2x + 3 को 0 के इक्वल लेके आप जैसे यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आपको यहाँ पे -3/2 मिलेगा। तो देखिए बच्चों, और ये -3/2 जो है वो अंतराल -2 से 2 के बीच में वेरी करता है बच्चों। तो मैं यहाँ पे गुणधर्म नंबर 3 जो है वो अप्लाई करूंगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, चूंकि -3/2 जो है वो यहाँ पे -2 से बड़ा और यहाँ पर 2 से क्या है, छोटा है। तो देखिए बच्चों -3/2 जो है वो इस -2 से +2 के अंतराल में वेरी करता है, इसलिए बच्चों यहाँ पे गुणधर्म नंबर 3 जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब आप सोचिए कि गुणधर्म नंबर 3 क्या था। गुणधर्म नंबर 3 ये कहता है कि लिमिट अगर a से b हो, अगर c उस अंतराल की कोई वैल्यू हो, तो वो समाकलन दो अलग अलग समाकलन के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें लिमिट पहले a से c की तरफ जाएगी और फिर c से b की तरफ जाएगी। तो इसी प्रकार से बच्चों इस इंटीग्रेशन को भी मैं गुणधर्म नंबर 3 से दो समाकलन के योगफल के रूप में लिखूंगा। पहला -2 से -3/2 की तरफ जाएगा, और दूसरा इंटीग्रेशन जो है वो -3/2 से +2 की तरफ जाएगा। लेकिन देखिए बच्चों, चूंकि ये मापांक फलन x बराबर -3/2 पे शून्य होता है, तो -3/2 के बाईं तरफ यानी जब x की वैल्यू है -3/2 से छोटी लेता हूं, और ये जो अंतराल है वो -3/2 से छोटे का अंतराल है, तो यहां पर ये फलन से जैसे ही मापांक हटेगा तो यहां बाहर किसका चिन्ह लगेगा बच्चों, माइनस का चिन्ह लगेगा। तो मापांक हटकर यहां पर माइनस लगेगा,
और यहाँ पर -3/2 से हम 2 की तरफ जा रहे हैं, तो ये लिमिट जो है वो -3/2 के दाईं तरफ की लिमिट है। इस वजह से यहाँ पे जब मापांक हटेगा बच्चों, तो यहाँ पे बाहर पॉजिटिव ही साइन रहेगा और मापांक हट के केवल प्लस का 2x + 3 ही लिखना है। तो जैसे यहाँ से मापांक हटेगा, प्लस और माइनस का निर्धारण होगा, उसके बाद में इसका आपको नॉर्मल समाकलन करना है और आंसर प्राप्त करना है। एक बार फिर बता देता हूँ बच्चों, किस प्रकार से हमने यहाँ पे मापांक हटाकर माइनस और प्लस का डिसाइड किया। कि जैसे पहले मैंने चेक किया कि ये मापांक फलन x के किस मान पे 0 होता है, x के जिस मान पे 0 होता है वो बिंदु इस अंतराल के मध्य में आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे अपने को जो लिमिट थी वो -2 से +2 के बीच में दे रखी थी और -3/2 इस अंतराल में आता है। इसका मतलब मैं इस इंटीग्रेशन को -3/2 से ब्रेक कर सकता हूँ। तो -2 से -3/2 के लिमिट के साथ पहला इंटीग्रेशन और -3/2 से 2 की तरफ दूसरा इंटीग्रेशन। चूंकि पहला इंटीग्रेशन -3/2 के बाईं तरफ का इंटीग्रेशन है जिसमें लिमिट -2 से -3/2 है, तो यहाँ पे जैसे ही मापांक हटेगा बाहर माइनस का साइन लगेगा मापांक फलन के नियम के अनुसार। और ये -3/2 से जो 2 की लिमिट है ये -3/2 के दाईं तरफ की लिमिट है। इस वजह से यहाँ पर मापांक हटते बाहर प्लस का चिन्ह रहेगा। और अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। और बच्चों फिर भी कोई डाउट हो माइनस प्लस में, तो आप सिंपल इस अंतराल की कोई भी वैल्यू इस x के स्थान पे रख के देखो। फलन का मान अगर नेगेटिव आता है तो बाहर माइनस का साइन लो और अगर पॉजिटिव आता है तो प्लस का साइन लो। मैं फिर बता दूं, फिर भी कोई डाउट हो आपको कि किस अंतराल में माइनस आएगा प्लस आएगा, तो अंतराल डिसाइड करने के बाद में आप उस अंतराल की कोई भी वैल्यू जैसे -2 से -3/2 की बीच की कोई भी वैल्यू आप x के स्थान पे रखोगे और अगर आपको नेगेटिव साइन मिलता है तो बाहर आपको माइनस लगाना है। और -3/2 से 2 के बीच में जैसे सपोज दैट -3/2 से 2 के बीच में 0 आता है और जैसे आप इस फलन में 0 रखते हो x के स्थान पे तो आपको प्लस का 3 मिलता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, तो आपको बाहर प्लस का साइन लगाना है। और यहाँ पर जब आप -2 से -3/2 के बीच की कोई वैल्यू रखोगे x के स्थान पे तो निश्चित तौर पे आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, यानी बाहर किसका साइन लगाना है, माइनस का। अब देखिए बच्चों हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसका बहुत सिंपल समाकलन होगा। 2x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ केवल x² बचेगा। 3 का समाकलन होता है यहाँ पे 3x और यहाँ पे जो लिमिट है वो अप्लाई हो जाएगी -2 से -3/2। और इसी प्रकार यहाँ पे 2x + 3 का वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x² और प्लस का 3x आएगा, पर यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी -3/2 से +2। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे जब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो पहले -3/2 के रूप में अपर लिमिट और माइनस के साथ यहाँ लोअर लिमिट। तो -3/2 जब अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो -3/2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 9/4 और यहाँ पर -3/2 रखेंगे तो हो जाएगा -9/2। तो यहाँ पर ये अपर लिमिट -2 अब रखेंगे तो -2 का वर्ग होता है +4 और x के स्थान पे -2 रखेंगे तो ये -6। तो देखा बच्चों मैंने यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर दी। इसी प्रकार बच्चों मैं यहाँ पे पहले 2 को अप्लाई करूंगा, यानी कि अपर लिमिट अप्लाई करूंगा तो 2 का वर्ग होता है 4 और 3 दूआ हो जाएगा 6। ये तो होगी अपर लिमिट। और माइनस के साथ जब -3/2 रखूंगा तो -3/2 का वर्ग यहाँ पे 9/4 और -3/2 को 3x से गुणा करेंगे तो -9/2 हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों 9/4 में से 9/2 को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 9/4 बचेगा। 4 में से 6 घटाएंगे तो -2, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 2। 4 और 6 बच्चों होते हैं 10 और यहाँ पर भी माइनस का साइन रहेगा बाहर और 9/4 में से 9/2 को घटाएंगे तो माइनस का 9/4 आएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर बचेगा 9/4। अब देखिए बच्चों माइनस के चिन्ह को अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 9/4 तो हो जाएगा प्लस का, 2 हो जाएगा माइनस का और यहाँ पर 10 + 9/4 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जब इसको जोड़ेंगे बच्चों तो 10 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8 और 9/4 में 9/4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 9/2, 2 आ जाएगा यहाँ पे लघुत्तम, तो 8 दूआ हो जाएगा 16 + 9, यानी कि हमें यहाँ पे 25/2 जो है वो आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएंगे और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी मापांक फलन आपको दे रखा है 1 - x² और लिमिट हम पे वही दे रखी है -2 से +2।
तो देखिए बच्चों, आपको इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करना है 2 या 3 समाकलन में। तो वो कैसे ब्रेक करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि ये मापांक फलन x के कौन से मान पे 0 हो रहा है। तो देखिए बच्चों, जैसे आप यहाँ पे चेक करते हो तो आप 1 माइनस एक्स स्क्र को जैसे यहाँ पे 0 के इक्वल होगे तो आपके पास यहाँ पे 1 बराबर एक्स स्क्र, यानी कि x बराबर यहाँ पे +-1 आएगा। और +-1 दोनों ही इस अंतराल -2 से 2 के बीच में वेरी करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे जानते हैं चूंकि यहाँ पे -2 लेस देन -1 लेस देन +1 एंड लेस देन 2, कहने का मतलब -1 और +1 जो है वो -2 से 2 के अंतराल में यहाँ पे वेरी करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे गुणधर्म नंबर 3 अप्लाई होगा, गुणधर्म 3 से, जो कि हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया था। तो यहाँ पे ये समाकलन इस बार 3 भागों में बंटेगा, जिसमें पहली लिमिट -2 से -1 होगी, फिर उसके बाद भी -1 से +1 होगी और फिर 1 से 2 होगी। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे इस पूरे समाकलन को 2 अलग अलग भागों में बांट रहा हूँ, -2 से -1 प्लस दूसरा पार्ट हो जाएगा यहाँ पे प्लस और माइनस का निर्धारण बाद में करेंगे बच्चों। ये दूसरा हो जाएगा -1 से +1 और तीसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर 1 से लेकर 2 तक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे फलन तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आना है, लेकिन बाहर माइनस आएगा कि प्लस आएगा, ये डिसाइड कौन करेगा। देखिए बच्चों, -2 से -1 के अंतराल की जो वैल्यू है आप यहाँ से समझिए, -2 से -1 के बीच में होता है यहाँ पे -3/2 और -3/2 जब मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर में रखता हूँ तो मुझे 1 माइनस और -3/2 का वर्ग होता है यहाँ पे 9/4। तो यहाँ पे मेरे को 4 लघुत्तम लेने पे मिलता है 4 - 9, यानी कि -5/4, मतलब यहाँ पे मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलती है। इस वजह से मैं यहाँ पे इस अंतराल में मापांक हटाकर यहाँ पे बाहर किसका साइन ले लूँगा, माइनस का, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे किसका साइन आएगा, बाहर माइनस का। अब देखिए बच्चों, -1 से +1 के बीच में 0 होता है। 0 जैसे ही मैं फलन में रखता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, तो x के स्थान पे 0 रखने पे 1 आएगा, जो कि पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ पे बाहर प्लस लगेगा और यह मापांक हट के यहाँ पे आपको बाहर प्लस का साइन लेना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन क्यों लिया है। और इसी प्रकार 1 से 2 के बीच में प्लस का 3/2 होता है, जिसकी स्थिति -3/2 जैसी होती है, क्योंकि -3/2 का वर्ग भी 9/4 होता है और +3/2 का वर्ग भी 9/4 ही होता है, जिससे आपको -5/4 यानी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर भी किसका चिन्ह लगेगा, बाहर माइनस का, और यहाँ से मापांक हटा दिया जाएगा, फलन रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो देखा बच्चों, किस तरह से हमने यहाँ पे लिमिट का निर्धारण किया और किस तरह से मापांक हटा के हमने प्लस माइनस का निर्धारण किया, आप समझ गए होंगे। लिमिट का निर्धारण करने के लिए आपको केवल इस फलन को 0 के इक्वल लेके x की वैल्यू निकालनी है, और जो x की वैल्यू आएगी वो इस अंतराल के अंदर आनी चाहिए, और उसी अंतराल को आपको कंटिन्यूस आपको ब्रेक करना है। और यहाँ पे ये पूरा इंटीग्रेशन 3 भागों में ब्रेक हो गया, और उसके बाद में प्लस और माइनस का निर्धारण करने के लिए केवल आपको उस अंतराल की वैल्यू फलन में रखनी है, और आपको वहाँ पे प्लस और माइनस जो भी प्राप्त होता है उसी के अनुसार आप बाहर प्लस और माइनस का निर्धारण करेंगे। अब देखिए बच्चों, हम इसका समाकलन करते हैं। समाकलन काफ़ी आसान होगा बच्चों। इनका 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे x की घात 3/3, और यहाँ पे लिमिट है -2 से -1। यहाँ पे भी देखिए बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यही होगा x माइनस एक्स की घात 3/3, परंतु यहाँ लिमिट -1 से +1 अप्लाई होगी, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बच्चों x माइनस एक्स की घात 3/3 होगा, पर यहाँ पे लिमिट जो है वो 1 से 2 अप्लाई होगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लिमिट में पहले -1 रखता हूँ, यहाँ पे अपर लिमिट, तो ये x के स्थान पे -1 रखेंगे तो माइनस का 1, -1 की होल क्यूब प्लस -1 ही होती है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 1/3, तो ये तो हो जाएगी अपर लिमिट, माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट माइनस का 2 लगाएंगे, तो ये आएगा यहाँ पे माइनस का 2, और यहाँ -2 की घात 3 चूँकि -8 होती है, तो माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 8/3, क्या आएगा यहाँ पे 8/3, तो यहाँ पर ये हो जाएगी लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले 1 लगाएंगे, तो यहाँ पे जैसे x के स्थान पे मैं अपर लिमिट 1 लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 1 माइनस 1/3 मिलेगा, और माइनस के साथ देखिए बच्चों, जब मैं यहाँ पे लोअर लिमिट -1 लगाता हूँ तो मुझे -1 और प्लस का 1/3 मिलेगा, जिसको मैं बाद में सॉल्व कर लूँगा। इसी प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ पे अपर लिमिट 2 रखेंगे, तो मुझे यहाँ पे 2 माइनस 2 की घात 3 यानी कि 8/3 मिलेगा, और माइनस के साथ जब 1 रखेंगे तो मुझे यहाँ पर 1 माइनस 1/3 प्राप्त हो जाएगा।
अब देखिए बच्चों, हम इसको सोल्व करते हैं तो काफ़ी आसान होगा इसका सॉल्यूशन। -1 + 1/3 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे सोल्व करते हैं बच्चों, ये -1 है और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1। ये प्लस का 1/3 और ये माइनस का 8/3, तो 1/3 में से 8/3 को घटाएंगे बच्चों तो हमें मिलेगा माइनस का 7/3। क्या मिलेगा यहाँ पे? माइनस का 7/3। इसी प्रकार देखिए बच्चों, 1 और +1 यहाँ पर हो जाएगा, तो +1 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 2, 1/3 यहाँ पर ये माइनस का और यहाँ पर भी ये माइनस का 1/3, जो कि जुड़ के माइनस का 2/3 हो जाएंगे। और इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे 2 में से जब 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, और माइनस का 8/3 और माइनस माइनस +1/3, यहाँ पे माइनस का 7/3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 × 3 और ये हो जाएगा माइनस का 3 - 7, माइनस का 4/3। चूंकि बाहर माइनस लगा है इसलिए हो जाएगा प्लस का 4/3, और इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो भी प्लस का 4/3 ही आने वाला है। और इसको सोल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे 4/3, और जब यहाँ से 3 लघुत्तम लेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे 12/3, और जब इस 12 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 4, और यही होगा हमारा सॉल्यूशन। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगली 2 क्लासेज में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। और आज हमने जितना भी किया है, जो भी गुणधर्म हमने पढ़े हैं, मानक सूत्र, एक्स के निष्कासन का नियम, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और आज जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, आप इनको भी अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अगले 2 लेक्चर में हम 10.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। फिर भी कोई डाउट आपके सामने आता है तो आप बेझिझक हमसे पूछिए, और इसी तरह से मेहनत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।